नमस्कार, द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पी सिंह। वैसे चुनाव तो बिहार में हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी सियासी हलचल मची हुई है। दरअसल एनडीए के सहयोगी निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने एक ऐसा बयान दिया पर ये बयान देते रहे हैं जो सहयोगी दल हैं, वो चाहे ओम प्रकाश राजभर हों या संजय निषाद हों या अपना दल के आशीष पटेल हो, कि वो कहीं ना कहीं इस पूरे गठबंधन में हैं तो, लेकिन उनकी अपनी नाराजगी की वजहें हैं। लेकिन इस बार ये चर्चा इसलिए हो रही है कि संजय निषाद ने खुल करके ये कहा है कि अगर बीजेपी को लगता है कि फायदा नहीं हो रहा है सहयोगी दलों से, तो वो गठबंधन तोड़ सकती है। यानी कि एक सीधी चुनौती उन्होंने दी। लेकिन देखिए, उसके बाद एक तरह से कुछ ही घंटे बीते थे कि वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से उनके घर मिलने पहुंच जाते हैं और वहां पर मुस्कुराती हुई उन दोनों की तस्वीरें बाहर आती हैं। तो क्या है इसके मायने? क्या सब कुछ ठीक चल रहा है उत्तर प्रदेश में एनडीए में? हालांकि चुनाव भी 1.5 साल दूर हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं ये बातें बीजेपी की बेचैनी को बढ़ाने वाली तो हैं। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक दुर्गेश उपाध्याय जी, और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक महेंद्र प्रताप सिंह जी, रायपुर से सीधे जुड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो ये जो चर्चा है दुर्गेश जी, संजय निषाद ने इस बार जो बयान दिया, वैसे समय समय पर नाराजगी वो जाहिर करते रहे हैं निषाद आरक्षण को लेकर के, लेकिन इस बार तो उन्होंने गोरखपुर में जो कहा कि अगर सहयोगी दलों से फायदा नहीं हो रहा है तो गठबंधन बीजेपी तोड़ सकती है। यानी इसे नसीहत माने, सीधी चुनौती माने या अल्टीमेटम माने, इसको क्या मान सकते हैं? देखिए, संजय निषाद का जो बयान आया है निश्चित रूप से थोड़ा-सा चौंकाने वाला है, क्योंकि बड़ा उन्होंने एक हार्ड लाइन पकड़ ली थी कि अगर भाजपा को हमारी आवश्यकता नहीं है तो वो गठबंधन तोड़ सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि वो जिस निषाद पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो बीच-बीच में अपनी पार्टी के एजेंडे को लेकर के जिन मुद्दों को वो लेकर के सरकार को उन्होंने सहयोग दिया था, उनकी थोड़ी व्यवस्था भी है कि उन मुद्दों को अगर वो उन पर बात नहीं करेंगे, उनको लेकर के सरकार को घेरेंगे नहीं, तो जो उनका कोर वोट बैंक है, वो कहीं न कहीं उनसे नाराज़ होगा। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, तो मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि 2014 से ही भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में रहने के बावजूद कि वो अकेले चुनाव लड़े और सत्ता में आए, बावजूद उसने एक सामाजिक प्रतिनिधित्व को एक मौका देने के लिए और अपने विपक्षी दलों को कहीं न कहीं वो एक जो सामाजिक जो व्यापक जो प्रतिनिधित्व है, उसका एहसास कराने के लिए इन छोटे क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर के आगे वो चलना उसने शुरू किया। उसमें निषाद पार्टी भी आई और ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी आई, अपना दल से अनुप्रिया पटेल की भी पार्टी आई और इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में भी शामिल किया, मंत्री पद भी दिया और उनको सत्ता में उनकी हिस्सेदारी भी सुनिश्चित की। लेकिन जिस तरह से संजय निषाद का इससे पहले भी बयान आया है, ये थोड़ा-सा कहना चाहिए कि बड़ा हार्ड लाइन वाला बयान आ गया। तो इसने थोड़ा-सा हम सब लोगों को चौंकाया कि आखिर ऐसी कौन-सी बात हो गई? क्योंकि हम लोग देखते भी हैं कि बीच-बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तमाम लोग जो हैं विपक्षी दलों के जो इसमें सरकार में शामिल जो पार्टियां हैं, उनके लोग मिलते हैं, उनकी बातें सुनी जाती हैं, उनका काम होता है, उनकी सुनवाई में कोई कमी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं एक प्रेशर टैक्टिक है और जैसा कि आप बता ही रही हैं कि उसके 2-3 प्रेशर दिनों बाद वो टैक्टिक्स है, ब्रजेश पाठक जी से प्रेशर मिलने। टैक्टिक्स है। और हाँ, शायद मुझे लगता है कि ये शुरू करने का सीधा समय अभी है, क्योंकि आने वाले 1.5 साल में 1.5 साल बाद जी, विधानसभा के बिल्कुल। चुनाव होंगे। महेंद्र प्रताप हाँ, सिंह जी, हाँ, जिस ये तरह उसी से के मद्देनज़र। जिस तरह से संजय निषाद का ये बयान आया है, अगर पूरे बयान की हम बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि अगर सहयोगी दलों से कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है, तो गठबंधन बीजेपी तोड़ सकती है। इसके अलावा जो बात कही है वो ये कि क्यों चुटभइये नेताओं से अपशब्द कहलवा रहे हैं। ये कोट अनकोट में उनका बयान है संजय निषाद का।
था। यानी कि कहीं न कहीं बीजेपी के नेताओं पर, उन नेताओं पर निशाना है जिनकी पिछले दिनों बड़ी चर्चा रही थी और निषाद पार्टी पर जिन्होंने एक तरह से निशाना साधा था। उसके बाद भी उन्होंने इस बात को कहा कि जो दूसरे दलों से आए हुए निषाद नेता हैं, आप भी जानते हैं कि उनको लेकर के किस तरह से टकराव रहा है। वो निषादों के वोट लेने की बात कर रहे हैं। यानी अब एनडीए के अंदर ही अगर कहें तो एक जाति को लेकर के ये शुरू हो गया है कि कौन उसका बड़ा नेता है। संजय निषाद उसका दावा करते हैं। अब अगर बीजेपी कुछ नेताओं को लेकर के आई है दूसरे दलों से, तो बीजेपी इस बात पर संजय निषाद को आपत्ति है या उनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि आने वाले समय में उनको जो पूछ है उनकी वो भी पूछेगी कि नहीं बीजेपी? कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा है। दरअसल इस पूरी राजनीति को समझने से पहले अपने को थोड़ा सा पीछे चलना होगा। जो भी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रही हैं अभी सहयोगी दलों के रूप में, आप उन्हें एक तरह से मौसम विज्ञानी कह सकते हैं। तो मौसम वैज्ञानिक की तरह इन लोगों का बिहेवियर रहा है, चाहे वो सुभाषपा के राजभर रहे हों, चाहे ये अभी निषाद पार्टी का मामला है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में इतने इसके 10 सालों से सरकार में रहने के बावजूद जो इनकी सोशल इंजीनियरिंग है उसके माइक्रो मैनेजमेंट तक वो नहीं पहुंच पाए। और अभी जैसा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के वर्चस्व को तोड़ने के लिए अपने कुछ उन जातीय नेताओं को आगे बढ़ा रही है, जिसकी वजह से ये विवाद अभी सामने आया है। चाहे वो पूर्व सांसद रही हो निरंजन ज्योति या फिर और भी निषाद पार्टियों के जो जयप्रकाश निषाद की बात उन्होंने की। जी, ये जो बयान दे रहे हैं उसका एक जो अभी एक तरह से आप इसको इस तरह से भी देखिए कि पीडीए ने जो एक विपक्ष ने अपना एक बनाया कि जातीय गोलबंदी करने का, उसी क्रम में भाजपा ने भी इस चीज को शुरू किया कि जो अति पिछड़ा वर्ग है या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनके वोट हमारे पास नहीं है, उनको सक्रिय किया जाए। उनको सक्रिय करते ही इन पार्टियों में एक तरह से लगा कि अब कहीं ऐसा न हो कि मेरी जात का भी कोई नेता भारतीय जनता पार्टी पैदा कर दे। इसलिए ये बौखलाहट आई और इसके पहले अभी जो दिल्ली में इन लोगों की एक बैठक हुई, उस बैठक में भी इन चारों दलों ने जो वहाँ पे शिरकत किया और उसके बाद भी इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, एक तरह से ये आप कह सकते हैं कि एक प्रेशर बनाने की प्रैक्टिस है, चूंकि विरोध इन लोगों का भी है। विरोध इसलिए है कि तीनों पार्टियां अगर आप देखो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की हैं, उन तीनों पार्टियों में पार्टी के अपने ही लोग सक्रिय हैं। अगर निषाद की बात करें तो बेटा सांसद है, एक बेटा विधायक है, खुद एमएलसी हैं। इसी तरह से आप अपना दल की बात कीजिए तो अपना दल में वो पति पत्नी मलाई ले रहे हैं, खा रहे हैं। तो ये जो पार्टियां हैं ये अपनी अपनी इनके अपने मुद्दे हैं। निषाद पार्टी को जिस वादे के साथ आई थी कि मुझे अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाना है निषाद को, तो वो अभी तक हुआ नहीं। अब चुनाव नजदीक आ रहा, अगला चुनाव जो है ग्राम प्रधानी का होने वाला है। जाहिर है कि एक सबसे छोटा चुनाव है, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो होगा अगले साल, उससे इनका अपना वजूद तय होगा। तो जाहिर है कि बिल्कुल, वहां उससे पर वो उससे वजूद तय होगा। दुर्गेश जी, जिस तरह से अभी महेंद्र जी कह रहे हैं, निश्चित रूप से अब 1.5 साल बचे हैं। ऐसे में क्योंकि उन्होंने एक बात जो उठाई, ये बात कही जाती रही है कि संजय निषाद ने अपने परिवार के लोगों को, अगर उनका बेटा और वो खुद हैं, उसके अलावा ओम प्रकाश राजभर को देखिए, उनके बेटे हैं और वो खुद हैं, और अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल भी हैं। ये सब लोग तो सत्ता में हिस्सेदारी कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी कम्युनिटी के, उनके समाज के, उनकी जाति के लोग हैं जिनसे वादा करके ये लोग आए थे, अब क्या उनको इस बात का डर लग रहा है कि उनके सामने जब वो वोट मांगने के लिए जाएंगे, चाहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, क्योंकि पार्टी सिंपल पर नहीं होगा, लेकिन बावजूद इसके उनके जो कार्यकर्ता जाएंगे, कहीं ना कहीं ये सुनना पड़ेगा, और विधानसभा चुनाव में तो सीधे इस बात का असर पड़ सकता है। तो क्या अब उनको जनता के दरबार में जाने की वजह से भी ये लग रहा है कि जो मुद्दे ले करके वो आए थे अब सत्ता में हैं और उसके बावजूद वो मुद्दे सॉल्व नहीं हुए, उनका समाधान नहीं हुआ, तो इसलिए ये बात उठा रहे हैं, बीच बीच में नाराजगी दिखा देते हैं? हाँ, देखिए इन जो क्षेत्रीय दल हैं, इनकी एक मजबूरी ये है कि अगर वो जब चुनाव के इर्द-गिर्द अगर उन मुद्दों की बात नहीं करेंगे, तो जिन जातियों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनसे ये वायदा करके इन्होंने
सत्तारूढ़ पार्टी से गठबंधन किया है और अपने परिवार के लोगों को मंत्री विधायक और जो भी चीजें हैं वो बनाई हैं और सत्ता में रह करके वो उसका आनंद ले रहे हैं, तो उनको अब इस बात को समय रहते अपने लोगों के बीच में ये तो दिखाना ही पड़ेगा कि हम बहुत कंसर्न है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हम तो मुखर होकर के बात कर रहे हैं, ताकि उनका जो कोर वोट बैंक है वो कहीं न खिसके। लेकिन सब लोग ये देख रहे हैं कि आजकल सब सोशल मीडिया का ज़माना है, कौन क्या कर रहा है, रियल टाइम में लोगों तक पहुँच रहा है और कौन कितना कंसर्न है अपनी जातियों को लेकर के, खासकर इन क्षेत्रीय दलों की बात करूँ, तो वो स्पष्ट दिखाई देता है। इन जो क्षेत्रीय दलों का जो उद्देश्य है वो कहीं न कहीं किसी प्रकार से इन के इन प्रकार से सत्ता में बने रहना है। तो जिस तरह से इस तरह के बयान आते हैं, वो ये दिखाता है कि भाई अभी जो चुनाव जैसे ही नजदीक आए तो उनको अपने जाति को अनुसूचित जाति कैटेगरी में शामिल करने का मुद्दा याद आ गया। वो कुछ ऐसी बातें कहेंगे कि भाई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी बेइज्जती की जा रही है, हमारे काम नहीं हो रहे हैं, अब हम गठबंधन को समर्थन देने पर सोचेंगे। मतलब इस तरह से एक प्रेशर टैक्टिक्स डेवलप करने की कोशिश हो कर, बिल्कुल, मतलब करने का प्रयास होगा। प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए इसलिए हाँ, कहा जाता है। हाँ, मैं इसको एक प्रेशर पॉलिटिक्स से ज़्यादा कुछ नहीं समझता। अब वो शायद उनकी मजबूरी भी है। सर ये तो इनकी बात हुई, ये कहा जाता है हमेशा इन दलों को कि प्रेशर पॉलिटिक्स वो करते हैं, प्रेशर टैक्टिक्स है। लेकिन सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये है कि बीजेपी का इनके साथ जो तालमेल है वो कैसा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पिछले अभी महेंद्र जी ने जिक्र किया था कि जो दिल्ली में इनका अभी फाउंडेशन डे हुआ था, स्थापना दिवस हुआ था, जिसमें इन्होंने सहयोगियों को बुलाया था। आपने देखा होगा कि मंच पर आशीष पटेल भी थे, मंच पर ओम प्रकाश राजभर भी थे, लेकिन बीजेपी से कोई नहीं था। तो क्या अगर हम बीजेपी की तरफ से सोचें, इनकी तो ये अपना प्रेशर पॉलिटिक्स है या टैक्टिक्स है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी भी ओवर कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर के कि बीजेपी अब बीजेपी को लगता है कि इनकी जरूरत नहीं है, जो ये लोग बात कहते रहे हैं दरअसल, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कोई नहीं था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठता ही है कि गठबंधन दल निभाने की अगर बीजेपी बात करती है तो बीजेपी की तरफ से तो कोई होना चाहिए था, जैसा कि इन्होंने कहा था कि इन्होंने आमंत्रित भी किया था। तो ये क्या वजह रही सर? क्या बीजेपी अब को लगता है कि इनकी जरूरत नहीं है? जी, जी, नहीं, निश्चित रूप से बीजेपी को मैं जहाँ तक समझता हूँ इन लोगों की आवश्यकता तो है, क्योंकि जैसे कि दूसरे पैनलिस्ट बता रहे थे कि जिस तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश में खासकर भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें, वो एक थोड़ा वीकर एरिया है। एक वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कमजोर दिखाई देती है और उसकी लगातार ये कोशिश रहती है कि वहां पर अपना अपना प्रभाव बढ़ाया जाए, वहां अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखा जाए। और इसी तरह से उसी एक रणनीति के तहत 2014 से ही, जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पार्टी की कमान अपने हाथ में लेकर के और एक तरह से उस चीजों को आगे बढ़ाया और उसमें इन पार्टियों को जो है तवज्जो दी गई, उनको कहीं ना कहीं उनके साथ एक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया गया, उनको सत्ता में भागीदारी दी गई। लेकिन हमें यहाँ ये भी समझना पड़ेगा कि इन पार्टियों की भी यह मजबूरी है कि अगर उनको सत्ता में बने रहना है, उनको संसाधनों पर अपनी हिस्सेदारी चाहिए, तो उनको भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। और वो उनको कभी भारतीय जनता पार्टी की अगर जरूरत है। दाएं बाएं खिसकते हैं तो बिल्कुल, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। और यही भारतीय है जनता पार्टी की महेंद्र तरफ से जी। कुछ ऐसा होता हुआ मैंने नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी इनकी कोई अवहेलना कर रही हो या इनकी सुनवाई ना हो, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बीच बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियमित रूप से जितने भी ये लोग हैं सबसे मिलना जुलना, हम लोगों ने कुंभ में भी देखा कि एक आशीष पटेल को लेकर के कुछ थोड़ी नाराजगी थी उनकी, आशीष पटेल की, वो काफी मुखर होकर के कुछ कह रहे थे, लेकिन वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको खुद पीछे से आगे बुला करके अपने साथ खड़ा किया और एक मैसेज दिया कि भाई हम लोग गठबंधन के जो बिल्कुल, साथी हैं मैसेज देने की, उनको पूरी तरह से तरजीह राजनीति में देते हैं। मैसेज देने की भी बात है। मुख्यमंत्री, जैसा आप बता रहे हैं, दुर्गेश जी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने आगे उनको ला करके खड़ा किया आशीष पटेल को, ये हम सब ने ही देखा था। यानी कहीं न कहीं जो सहयोगी दल हैं उनको भी उनके साथ तालमेल है और वो साथ में हैं, ये बताने की कोशिश तो हर बार होती ही है। महेंद्र जी, जिस तरह से अभी दुर्गेश जी से सवाल था कि उन्होंने कहा कि इन दलों को ज़रूरत है
बीजेपी की। एक तो ये संजय निषाद ने खुद भी कहा है कि वो सभी दलों को आजमा चुके हैं और आप भी ये जानते हैं। तो अब अगर वो सभी दलों को आजमा चुके हैं, क्योंकि अभी जब उनके सुर बदले और इस इतने बड़े बयान के बाद जब ब्रिजेश पाठक से वो उनके आवास पर मिलने गए, अपनी जो सरकारी गाड़ी है उसको छोड़ करके दूसरी गाड़ी से मिलने गए, तो यही बात निकल करके सामने आई कि कहीं ना कहीं उन्हें अपने बयान से इस गलती का एहसास भी हुआ होगा। भले ही ये बात सामने आई कि बीजेपी भी डैमेज कंट्रोल के मूड में है, लेकिन आपको लगता है कि उनके पास जाने का रास्ता कोई और है नहीं, इसलिए बीजेपी के साथ तो रहना ही पड़ेगा। ऐसी बात है क्या? क्योंकि वो ये भी ऐसा कह भी नहीं चुके है। हैं कि वो मुझे आजमा कर लगता है देख कि चुके ऐसा ऐसा नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए कि जिस तरह का गठबंधन अभी बन रहा है, चाहे सत्ता पक्ष की बात हो या विपक्ष की बात हो, उत्तर प्रदेश की जो पूर्वी उत्तर प्रदेश खास करके है, उसकी जो वोट बैंक को आप समझें तो 2-3 जातियों का वर्चस्व है। ये 2-3 जातियां 90% मतलब 90 सीटें कम से कम प्रभावित करती हैं। उन्हें यह भी दिखाना है कि मेरी जरूरत न केवल भारतीय जनता पार्टी को है, बल्कि मेरी जरूरत समाजवादी पार्टी को भी है। इस प्रैक्टिस के तहत भी एक ये गेम खेला जा सकता है। इसको लेकर के भी ये पूरी तैयारियां चल रही हैं कि अगर इस चुनाव में भाजपा हमको तवज्जो नहीं देती है, तो मुझे इतनी मेरी ताकत है कि मुझे दूसरी पार्टी भी तवज्जो देने के लिए तैयार होगी। तो इस स्थिति को भी आंकना, मुझे लगता है कि इसके जरिए एक ये भी तैयारी हो सकती है। इनका एक संयुक्त जो सम्मेलन होता है, संयुक्त जो बैठक होती, और वो दिल्ली में होती है। दिल्ली के बाद फिर निषाद जो हैं वो गोरखपुर में जाकर के इस तरह की आवाज को उठाते हैं। जाहिर है कि इस पूरे बात को वो एक बड़े फलक तक ले जाना चाहते हैं, बड़े मंच तक ले जाना चाहते हैं। इसलिए इस बात को वो वहां जाकर के उठाते हैं कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में जाकर के हम अपनी बात कह रहे हैं, मतलब मेरी ताकत है, मेरी पार्टियों में कुछ न कुछ वजन है। इसीलिए ये ऐसे वक्त में इस चीज को राग छेड़ रहे हैं। अभी अनुप्रिया पटेल ने ओबीसी मंत्रालय की बात छेड़ दी है, ऐसे समय में जब ऐसा कहीं वो मामला नहीं है, लेकिन वो ओबीसी मंत्रालय की बात कर रही हैं। और राजभर जो है वो बात कर रहे हैं कि एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड क्लास जो जातियां हैं उनको एक अलग से तवज्जो दी जाए। तो जाहिर है कि इनके जो अपने वोट बैंक हैं, जो इनके साथ जो आते हैं, उन वोट बैंक को अपने साथ ले करके एक अपनी ताकत को और आगे दिखाने की एक कोशिश हो सकती है। मेरी नजर में ये लगता है। बिल्कुल आगे ताकत दिखाने की कोशिश है। और जिस तरह से दिल्ली में जाकर के उन्होंने ये पूरा आयोजन किया था संजय निषाद ने, जिसमें उन्होंने दूसरे जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनको भी बुलाया था और मंच से बड़े बड़े भाषण भी दिए गए थे। उससे कहीं ना कहीं ये मैसेजिंग की कोशिश तो है, संदेश देने की कोशिश, क्योंकि राजनीति में संदेश देना भी बहुत मायने रखता है। और उसके बाद जैसा महेंद्र जी बता रहे हैं कि सीधे वो गोरखपुर, यानी जिस क्षेत्र में उनका सबसे ज्यादा प्रभाव है, मुख्यमंत्री का भी वही क्षेत्र है, वहां पर जाकर के उन्होंने ये बात कही, क्योंकि वहां निषाद वोट भी सबसे ज्यादा है। दुर्गेश जी, लेकिन ये जो चुनौती है, ये जो बेचैनी है, क्योंकि ये तीनों ही जो सहयोगी हैं, हालांकि निषाद मांग कर रहे हैं अनुसूचित जाति में आने की, उसमें उनको आरक्षण दिए जाने की, लेकिन ये तीनों जो हैं वो पिछड़े वर्ग के वोट हैं, मतदाता इनके हैं और इन्हीं जातियों के ये शत्रु हैं। तो ऐसे में क्या ये जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, जिस तरह से पीडीए के मंत्र के बाद अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को सफलता मिली है, क्या इसके बाद बेचैनी बढ़ गई है इन नेताओं की? कहीं ना कहीं ये चुनौती तो महसूस की जा रही है अभी कि पीडीए के मंत्र के चलते इनको इनकी ताकत तो आकी ही जाएगी अब। तो पीडीए भी एक चुनौती है कि नहीं? हमने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर एक आत्मचिंतन तो करना ही होगा, और निश्चित रूप से संगठन और सरकार इस पर विचार कर ही रहे हैं कि कहीं न कहीं इसमें जो इस तरह के जो क्षेत्रीय दल हैं, उनकी जो उपयोगिता है, उनके पास जो वोट बैंक है, और वो वोट बैंक बहुत ही डिसाइसिव है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी किसी हाल में ये नहीं चाहेगी कि खासकर लोकसभा चुनाव में जिस तरह से परिणाम आए और जिस तरह से पीडीए का एक फॉर्मूला, हालांकि अखिलेश यादव को भी उतना यकीन नहीं रहा होगा कि इतना वो करिश्मा कर जाएगा, हालांकि कर गया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने भी कोर्स करेक्शन करते हुए अब उस चीज पे काम करना शुरू कर दिया है। और खासकर जिस तरह से एक विकासवादी और सांस्कृतिक विकासवाद के एजेंडे को लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है कि उसमें
इन छोटे दलों का, जो कि उनके अभी सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं, उनके कंसर्न को एड्रेस तो भारतीय जनता पार्टी को करना ही पड़ेगा और वो उनको करना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अभी 2027 में विधानसभा के चुनाव होंगे, अगर ये छोटे छोटे दल एक प्रमुख भूमिका निभाएंगे, अगर वो कहीं भी शिफ्टिंग की बात करते हैं, जो कि वो उनकी आदत है, वो उनका चरित्र है, वो उनको करना भी उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि जहां उनकी पूछ होगी वो वहीं जाएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को के लिए भी थोड़ी सी एक चुनौती तो है कि उनको किस तरह से अपने साथ बिल्कुल साधा चुनौती जाए, उनकी महेंद्र जी, जो भी जो वाजिब मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, और मेरे ख्याल से सरकार इस महेंद्र पर जी, काम भी ये कर। चुनौती जो दुर्गेश जी बता रहे हैं, ये चुनौती आपसे भी यही सवाल है कि पीडीए जिस तरह से पीडीए का उदय हुआ है, पीडीए मंत्र का, पीडीए नारे का लोकसभा चुनाव में, आपको लगता है कि ये भी एक वजह है, क्योंकि ये उन्हीं पॉकेट्स में इनके वोट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा सफलता मिली है समाजवादी पार्टी को? आपको लगता है ये भी एक चुनौती रहेगी? अब हाँ, इनको अपनी निश्चित जाति रूप से ये एक चुनौती ज्यादा है, मशक्कत क्योंकि करनी पीडीए जो है वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को जोड़ रहा है। लेकिन ये आप तीनों जातियों को, चरित्र को देखो, अगर आप अपना दल की बात करें तो यादव से इतर जो जाति है, सबसे ज्यादा मजबूत जाति जी, कुर्मी है। तो कुर्मी जात या पटेल जात को अपने एक थोक वोट बैंक है, उसको अपने वोट बैंक को बचाए रखना है। जाहिर है कि पीडीए के जो बाकी लोग जातियां होंगी वो उसमें तो कुर्मी डेट पर कर दिया आक्रमण था करेंगे। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कुर्मी सांसद समाजवादी पार्टी से चुन करके आए थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ हाँ, तो 7। तो वो मतलब एक तरह से उसको भी डर लग रहा है कि मेरा वोट बैंक खिसक रहा है। तो इसी तरह से निषाद को भी लग रहा है कि मेरा वोट बैंक खिसक रहा है, या राजभर को भी लग रहा है। तो उनको जाहिर है कि दूसरा एक नेतृत्व पैदा न हो, दूसरा एक वैक्यूम और न क्रिएट हो, इसके लिए उनको सक्रिय होना ही पड़ेगा। और ये पूरी चाहे सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहे, कितनी भी मांगे इनकी पूरी करते रहें, भारतीय जनता पार्टी सब कुछ देती रहे, चाहे निगम में अभी कुछ भर्तियां होनी है, मंडलों में होनी है, सब कुछ करने के बाद आप ये लिख के रखिए कि चुनाव आते आते इनकी कहीं न कहीं से ये डिमांड और आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि अपनी अहमियत को बनाए रखना है। इसलिए ये प्रेशर की जो राजनीति है, आगे अब ये शुरू हो चुकी है और आगे भी जारी रहेगी, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। देखिए, गठबंधन की जो राजनीति है, उसमें कहीं न कहीं दलों को अपनी अहमियत बार-बार आगे बढ़ के साबित करनी पड़ती है, और अहमियत उनके अपने मतदाताओं में कितनी है, इस बात से तय होती है। तो जिस तरह से संजय निषाद ने अभी कहा, उससे पहले ओम प्रकाश राजभर, अपना दल के आशीष पटेल भी यही बात कह चुके हैं, लेकिन थोड़े समय बाद उनकी नाराज़गी ठीक हो जाती है। अभी फ़िलहाल ब्रजेश पाठक के साथ संजय निषाद भी मुस्कुराते हुए नज़र आए उसके बाद, लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में बीजेपी को अपने इन सहयोगियों से कहीं न कहीं इस बात की चुनौती मिल सकती है कि ये एक पॉलिटिकल बार्गेनिंग कर सकते हैं, और बीजेपी के लिए भी ये बेहद अहम इसलिए है क्योंकि इनके वोट्स, इनकी जातियों के जो लोग हैं, जिनके ये क्षत्रप होने का दावा करते हैं, नेता होने का दावा करते हैं, वो उन जगहों पर हैं जो बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे लोकतंत्र में, चुनाव में तो हर सीट ही महत्वपूर्ण होती है। इस बात पर हमारी नज़र रहेगी। सर, आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया। दुर्गेश जी आपका भी, और महेंद्र प्रताप सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव दूर हैं, लेकिन किस तरह से एनडीए के सहयोगियों का रुख रहता है, इस बात पर हमारी नज़र रहेगी, और पल-पल के पॉलिटिकल अपडेट्स को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो अगर अभी तक आपने द फेडरल देश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस मुद्दे पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।